हेलो एवरीवन। एमपीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीटीईआर का मई 2022 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड 2004। यहाँ पे पेपर में टोटल 3 सेक्शन है, ए बी सी। इन पार्ट ए में देर आर 10 एमसीक्यू, देर आर कंपल्सरी। पार्ट बी में total there are 8 questions. We have to attempt 6 questions. Every question is of 3 marks. In part C there are 6 questions. We have to attempt only 4 questions, and every question is of 8 marks. Only English version valid in the case of difference between both languages. अगर क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस आता है तो इंग्लिश वर्जन वैलिड होगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज नॉट अ पैसिव कंपोनेंट। क्वेश्चन आया है एक्टिव पैसिव कंपोनेंट टॉपिक से कि निम्न से कौन सा कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट नहीं है। पहले हमको पता होना चाहिए पैसिव कंपोनेंट कौन सा होता है, एक्टिव कौन सा होता है। तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। द कंपोनेंट विच प्रोवाइड द एनर्जी इज नॉट एक्टिव कंपोनेंट। इसका एग्जांपल होते हैं डायोड और ट्रांजिस्टर और आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। और यहाँ पूछा पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी रिसीव करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी देते हैं हमको, एनर्जी गिवर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। और जो जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी रिसीव करते हैं, उनको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। हमारे पास 3 एग्जांपल है, रजिस्टर्स, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर है। तो डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी आती है एक्टिव कंपोनेंट में, और पैसिव कंपोनेंट आता है रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में। पैसिव कंपोनेंट का एग्जांपल है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि विच इज नॉट अ पैसिव कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर पैसिव है, इंडक्टर पैसिव है, कैपेसिटर है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो किसके अंदर आ रहा है, एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों ही हमारे पैसिव कंपोनेंट हैं, और जो डी है वो नहीं है। तो इसने एग्जाम में नेगेटिव पूछा है कि कौन सा पैसिव कंपोनेंट नहीं है, तो ट्रांजिस्टर नहीं है। ट्रांजिस्टर कौन सा कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट है। सेकंड क्वेश्चन, when a single turn coil rotates in uniform magnetic field, then uniform speed the induced EMF will be। ये सवाल कह रहा है कि एक सिंगल टर्न कॉइल रोटेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक कोइल बना रखी है जिसमें सिंगल टर्न है, और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो यूनिफॉर्म है। और स्पीड भी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कैसा होगा। तो हमने एसी में पढ़ा था, ये टॉपिक जो क्वेश्चन आया है एसी फंडामेंटल से, यूनिट से आया, यूनिट आपका 4 से, एसी फंडामेंटल्स। वहां से क्वेश्चन आया है कि जब भी ऐसे जनरेट होती है तो हम जो भी मैग्नेटिक कॉइल होती है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम चलाते हैं, उसको यूनिफॉर्म स्पीड पे। किसी भी मैग्नेटिक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म स्पीड चलाते हैं, तो जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा अल्टरनेटिंग नेचर का, और एसी प्रोड्यूस होगी। तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग, तो ये जो ईएमएफ होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। यानी कि हर हाफ साइकिल के बाद उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा ए,
कि एसी को प्रोड्यूस कैसे कैसे किया जाता है, उसका आंसर पूछा है, तो ऑप्शन ए सही है इसमें, कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, यानी एवरी हाफ साइकिल में उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, उसकी वैल्यू अल्टर करती रहेगी एवरी हाफ साइकिल में, और वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे जाती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूनिट से आया है, सेकंड यूनिट से। फॉर एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इन द बेस रीजन। ये जो क्वेश्चन आया है, ये सेकंड यूनिट से आया है। तो ये यूँ कहना चाह रहा है कि ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है उसमें होल होता है, उसमें जो बेस होगा वो करंट, उसमें करंट कौन से रीजन से होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर का, हम डायग्राम आता है ट्रांजिस्टर का, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर बनाया हमने, ये एन, ये पी, और ये एन। इसको बोलते हैं इमीटर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कलेक्टर। तो इस बेस रीजन में जो भी करंट फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर को सप्लाई देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बेस रीजन में जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में जाएंगे। तो बेस में जो होल होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, होल होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे होल्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होंगे इन एन पी एन साइड में। इसका नाम इमीटर, इसका नाम बेस, इसका नाम कलेक्टर। तो बेस रीजन में इमीटर से इलेक्ट्रॉन होल में बेस रीजन में आएंगे, इमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में आएंगे, और ये जितने भी होल है इनको डिफ्यूज कर देंगे। डिफ्यूज मतलब इनका चार्ज खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा बेसिकली वहाँ पे। ठीक है, तो होल की जगह पे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए बाई, होल डिफ्यूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। तो कुल मिला के होल का डिफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे करंट बनेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस बेस रीजन में होल डिफ्यूज हो गए बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ होल। होल डिफ्यूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन द्वारा, मतलब डिफ्यूज मतलब उनका एक्शन खत्म हो जाएगा, उनका चार्ज खत्म हो जाएगा, वो अनचार्जेबल हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें, डिफ्यूजन ऑफ होल्स। अगर ऐसे में, ठीक है, तो बेस का जो करंट होगी वो डिफ्यूजन ऑफ होल की वजह से होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स और गेट व्हेन आउटपुट इज जीरो इनपुट आर। तो ये क्वेश्चन एक्स और गेट से आया है, यूनिट 2 से आया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्स और गेट होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, y इक्वल टू ए एक्स और बी, इसका फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो इसकी टेबल होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे डिफरेंस इनपुट आएगा उसी टेबल सकते हैं ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस एक्सओर गेट की प्रॉपर्टी होती है कि जहां पे सेम इनपुट आएगा वहां आउटपुट आएगा जीरो। यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे जीरो आएगा, क्योंकि इनपुट, यहाँ पे इनपुट सेम है और यहाँ पे इनपुट सेम है, और डिफरेंट इनपुट है 0 1 1 0, वहां के लिए आउटपुट आएगा हाई। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी टेबल होती है, ट्रुथ टेबल। हम आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एक्सओर गेट व्हेन आउटपुट इज जीरो इनपुट्स आर। जब आउटपुट जीरो होगा तो इनपुट क्या होगा। एक्सओर गेट में आउटपुट जीरो है, दो कंडीशन में आउटपुट जीरो होगा, या तो दोनों इनपुट क्या है, सेम है, 0 0 है। एक कंडीशन ये बनेगी कि दोनों इनपुट जीरो होंगे तब जीरो होगा, और एक दोनों इनपुट वन होंगे तो आउटपुट जीरो होगा। तो ये कंडीशन पूछना चाह रहा है, इन एक्स और गेट व्हेन आउटपुट इज जीरो इनपुट्स आर। जब आउटपुट जीरो होगा तो या इनपुट क्या होगा, 0 0 होगा या 1 1 होगा, दोनों में एक कंडीशन होगी। और हाई कब होगा, जब 0 1 या 1 0 होगा तो हाई होगा। तो ये पूछ रहा है कि एक्स और गेट का आउटपुट जीरो कब होगा, जब इनपुट या 0 0 होंगे या 1 1 होंगे। तो हमें देखते हैं यहाँ पे 0 0 1 1 0 ये ऑप्शन नहीं है, या तो 1 1 मिलना चाहिए ऑप्शन, या फिर 0 0 मिलना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है, कि एक्स और गेट का आउटपुट जीरो तब होगा
जब इनपुट या तो 0 0 होंगे या 1 1 हो, दोनों इनपुट सेम होने चाहिए, तभी आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन सी सही है आपका। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं देके, 1 1 नहीं देके 0 0 देता है, तो भी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। पर एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए इन्होंने 1 1 दिया है। इसकी जगह पर अगर ये 0 0 ऑप्शन देते हैं, तो भी ये ऑप्शन 0 0 भी सही माना जाएगा, दोनों इनपुट सेम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थ्योरम से आया है, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वैसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि केसीएल केवीएल का जो किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ फर्स्ट के सिलेबस में नहीं है। फिर भी इसका जो आंसर आ रहा है वो थ्योरम से सोल्व करेंगे, तो वो 0 आंसर आएगा इसका। 1 ओम, 1 ओम, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, और शायद यहाँ पे भी 1 किलो में रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 किलो ओम था। तो थ्योरम सोल्व करेंगे 0 आएगा, और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा रिलेशन सही नहीं है। तो हमको इसमें चेक करना है कौन सा सही है, जो बचा हुआ गलत होगा उसको पकड़ना है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट ए से। ये वैसे लग रहा नहीं होगा, हम सारे चेक करेंगे। बी, ये फॉर्मूला होता है पी का, P इक्वल टू वी आई, ये होता है फॉर्मूला। और अगर हम V इक्वल टू आई आर रख दें इसमें, B की जगह पे, तो P इक्वल टू आई आर इंटू आई आर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो एक तो P का फॉर्मूला ये होता है, P इक्वल टू वी होता है। और अगर वैल्यू वैल्यू वोल्टेज वैल्यू पुट कर देंगे, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले टेस्टेड हो गए कि दोनों फॉर्मूले होते हैं। तीसरा फॉर्मूला, P इक्वल टू हमने पढ़ा था वी आई होता है। अब ओम्स लॉ बराबर क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I बराबर क्या हो गया, V अपॉन आर। यहाँ पुट कर सकते हैं हम V की जगह पर। तो P इक्वल टू आई की जगह पुट करना है यहाँ पे, आई की जो वैल्यू है V अपॉन आर, यहाँ पे इस जगह पुट करना है। तो V मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन आर। तो हम कह सकते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला हो गए हैं, पावर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट में, कि या तो P बराबर वी आई हो तो भी फॉर्मूला सही माना जाएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर हो तो भी सही माना जाएगा, और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर हो तो सही सही माना जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, P इक्वल टू वी आई हमारे पास फॉर्मूला है। अब I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी अपन आर कैसे आएगा, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन P इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, इसमें R का डिवाइड करेंगे, तो आई स्क्वायर बराबर होगा P अपॉन आई, P अपॉन आर। उसका अंडर रूट लेंगे, इस इक्वेशन को I के लिए सोल्व करेंगे तो हमारा पार्ट C आ जाएगा। तो आई स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन आर, और आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन आर, यानी इक्वेशन नंबर 2 भी हमारा सी भी सही है। थर्ड पार्ट, वी इक्वल टू अंडर रूट पी आर, इस इक्वेशन को वी के लिए सोल्व करेंगे, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू आर हो जाएगा, तो वी इक्वल टू होगा अंडर रूट पी आर। तो इक्वेशन ये जो सी और डी है, इसको आई के लिए सोल्व किया सी को, और डी को वी के लिए सोल्व किया, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ पी आर। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो P इक्वल टू वी आई भी होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर होता है, जिसका सॉल्यूशन आई के लिए किया तो ये आया आंसर। और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर आर होता है, जिसमें इस इक्वेशन को हमने V के लिए सोल्व किया, तो अंडर रूट पी आर आएगा। तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, P इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर ऑप्शन नहीं होता है, ये आपका आंसर गलत है। तो ये गलत पूछा है कि कौन सा रिलेशन सही नहीं है। तो P इक्वल टू वी अपन आर स्क्वायर नहीं होता है, सही ऑप्शन ध्यान रखने, P इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल टू आई एस स्क्वायर आर होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर होता है। सी और डी जो ऑप्शन है वो इसी इक्वेशन से आए, इसको आई के लिए सोल्व करेंगे तो ऑप्शन ये आएगा, इस इक्वेशन को वी के लिए सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन डी आएगा जो सही है। गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म फैक्टर फॉर साइनसोइडल alternating current।
फॉर्म फैक्टर साइनसोइडल अल्टरनेटिव करंट के लिए हमने पढ़ा था, फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन ई एवरेज। और ई आर एम एस का फॉर्मूला होता है, वैल्यू होती है 0.707 इंटू वी एम, और ई एवरेज का फॉर्मूला होता है 0.637, यहाँ पॉइंट है, इंटू वी एम, ये हमने ऐसे में पढ़ा था। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू रेशियो ऑफ द आर एम एस वोल्टेज अपॉन एवरेज वोल्टेज, और ई आर एम बराबर होता है 0.707 वी एम अपॉन ई एवरेज का फॉर्मूला होता है 0.637 वी एम। इसका रेशियो निकालते हैं तो आंसर आता है 1.11। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है इसमें, ऑप्शन आपका ए सही है कि साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट की जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होती है वो 1.11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ साइन वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमको पूछ रहा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। इसने हमको दिया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इसने दी है हमको 50 हर्ट्ज, और एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एफ, 50 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 100 पाई रेडियन पर सेकंड। हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, और एफ का मान है 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू 2 पाई आंसर आएगा 100 पाई। तो ऑप्शन आपका सही है डी, ऑप्शन आपको माना जाएगा, ऑप्शन डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज टू चेंज, ट्रांसफॉर्मर क्या चेंज करता है, पावर लेवल, लेवल ऑफ वोल्टेज, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर, पहला पॉइंट ट्रांसफॉर्मर मैंने पढ़ा था कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम रहती है। ट्रांसफॉर्मर कभी भी पावर को चेंज नहीं करता है, जितनी इनपुट पावर दी उतनी उनको आउटपुट में पावर मिलेगी, यानी पावर सेम रहती है, तो पावर चेंज नहीं होती है। सेकंड पॉइंट हम ट्रांसफॉर्मर डिस्कस किया था कि इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमने इनपुट में दी, ऐसी की आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो हमें क्या हम पढ़ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। तो पावर और फ्रीक्वेंसी दो चीजें नहीं बदलती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो पावर फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर रहेगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर रहेगी। तो बदलेगा क्या, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन कर सकता है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है और वोल्टेज को डाउन कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। जब भी वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट को सेम रेशियो में डाउन करेगा वो, और जब वो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो करंट को सेम रेशियो में इंक्रीज करेगा, ताकि वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो पावर है, वो सेम रहे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है, चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, पावर और फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करता है। तो चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये। पावर हमने यहाँ पढ़ लिया, पावर और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, पावर फैक्टर यहाँ काम भी नहीं आता ट्रांसफॉर्मर में, तो ऑप्शन जो बी है आपका सही आंसर है। बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के लेवल को चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये पूछ रहा है कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्म रेशियो का फॉर्मूला बताइए। तो हमने ट्रांसफॉर्मर डिस्कस किया था कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्म रेशियो या या टर्न्स रेशियो, जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं ट्रांसफॉर्मर की, तो हम ऐसे लिखते हैं, V1 अपॉन V2, ये ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है, N1 अपॉन N2,
इक्वल टू I2 अपॉन I1, ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज, करंट और टर्न्स का रिलेशनशिप है। V1 प्राइमरी वोल्टेज, V2 सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी टर्न, सेकेंडरी टर्न, सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये कब होता है? एक ट्रांसफॉर्मर का सिंपल रिलेशन। अब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो पूछ रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछता है, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज निकालना पड़ेगा हमको, सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो होगा वो ऐसे होगा, K इक्वल टू, इस इक्वेशन को रिवर्स में लिख लीजिए, वो आपका आंसर होगा V2 अपॉन V1 N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। तो वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो होगा वो हमेशा ऐसे होगा, उसमें टू ऊपर आना चाहिए, K इक्वल टू V2/V1 N2/N1 I1 अपॉन I2। ये जिस ऑप्शन में आ रहा है वो आपका ऑप्शन सही है। ये हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने रिवर्स में लिखा, उल्टा कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। और इसी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो को हम टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं, इसको हम टर्न्स रेशियो भी कह सकते हैं। मतलब हमेशा V2N2 ऊपर आना चाहिए, तो वो जो इक्वेशन बनेगी V2N2 जिसमें ऊपर आते हैं वो कहलाती है वोल्टेज ट्रांसफॉर्म रेशियो, या टर्न्स रेशियो भी कहते हैं इसको। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, उसमें हमारा आंसर मिल रहा है V2/V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू N2/N1, यानी V2 अपॉन V1 आना चाहिए, और करंट में I1 अपॉन I2 आना चाहिए, और टर्न्स में N2 अपॉन N1 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा आ रहा है ए में, तो आपका ऑप्शन ए सही है। ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी कंप्लीट कंप्लीट करेंगे।